हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी डेटाबेस होस्टिंग के ऊपर में। होस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपने डेटाबेस को किसी रिमोट सर्वर पर डाल रहे हो जिससे कि हम रिमोटली कनेक्ट हो सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं होस्टिंग के लिए मैंने स्क्रीन पे दो ऑप्शंस ली हुई हैं। एक है पहला सेल्फ होस्टेड इन क्लाउड सर्विस एंड क्लाउड मैनेज्ड बाय एटलस। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ होस्टेड का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाओ, एज्योर, AWS, GCP, उसमें जाके आप वर्चुअल मशीन बनाओ। उसके बाद आप वर्चुअल मशीन बनाने के बाद में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो, आपकी ubuntu है, विंडोज़ है, आप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद उसके ऊपर मोंगोडीबी सर्वर को इंस्टॉल कर दो, जैसा हमने इंस्टॉलेशन वीडियोस अपने सेकंड और थर्ड में देखी थी। तो इससे क्या होगा कि ये सारा का सारा मैनुअल वर्क आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें मेजरली जो एफर्ट होती है खुद से कॉन्फ़िगर करना, बैकअप लेना, साइज़ इंक्रीज़ करना, लोड जब आएगी उसके ऊपर में मैं अप करना, डाउन करना, और बहुत से तरह की जो इंटरनल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और शार्डिंग्स के जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो हमें खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे। इस तरीके से करना है तो थोड़ा सा बहुत बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाता है, और इसके लिए डेटाबेस की इंटरनल के मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तभी ये हो पाता है। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है कि आप क्लाउड मैनेज्ड डेटाबेसेस ले लो। ऐसे बहुत तरीके के भी आते हैं, पर मैं मोंगोडीबी चल रहा हूँ तो मोंगोडीबी बात करूँगा। इसमें बेनिफिटली क्या होता है कि आपको CPU एंड वर्चुअल मशीन्स के ऊपर में जितनी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेबल होती हैं वो आपको यहाँ पे उतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि ये प्री मैनेज्ड है और कॉन्फ़िगर्ड है GCP पे, तो आपको ये पहले से ही मोस्टली चीज़ कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा। जैसे कि आप बैकअप ले सकते हो, ऑटो स्केल कर सकते हो, और आप क्या कहते हैं कि मल्टी रीजन सपोर्ट देना है, मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट करनी है, और जोन्स बनाने हैं, उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन आप क्लाउड मैनेज में कर सकते हो इनके डैशबोर्ड पे जा कर के। इससे ये होगा कि आपको इतना ज़्यादा बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंसर्न होकर नहीं करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ ये खुद ही मैनेज करते हैं और वेल होते हैं। और ये होता है कि थोड़ा सा ही कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्फ होस्टेड मोड के, क्योंकि इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें पैसे पे आउट करने पड़ेंगे। पर ये सेल्फ होस्टेड में ये चीज़ हमें नहीं मिलता है, हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है इस तरह की चीज़ों को। तो ये क्लाउड मैनेज बहुत जल्दी कॉन्फ़िगर्ड हो जाते हैं, और हमें सब मॉनिटरिंग सिस्टम भी अच्छी से मिल जाती है। यही चीज़ अगर आप सेल्फ होस्टेड में करो तो आपको खुद ही का सारा चीज़ बैठाना पड़ेगा मॉनिटरिंग के लिए, और हेल्थ चेक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम क्लाउड मैनेज को जो मोंगोडीबी का है एटलस के ऊपर कैसे ले सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस। मैं मोंगोडीबी के एटलस वेबसाइट पर चला जाता हूँ। मैं यहाँ से मोंगोडीबी के डेटाबेस एटलस डेटाबेस में जाके साइन इन करता हूँ। मैं गूगल साइन इन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो ईमेल और गिटहब से भी कर सकते हो। मैं लॉगिन होकर यहाँ पे आ गया हूँ। ये मोंगोडीबी का डैशबोर्ड है, एटलस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे सभी चीज़ के कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे। सबसे पहले आप इस साइड जाकर आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऑर्गेनाइजेशन पे जा सकते हो। तो मैं व्यू ऑल ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ। ये मेरी पहले से बनी हुई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, फिर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, फिर क्लस्टर कैसे कहाँ पे हमें डिप्लॉय करना है, उसके बाद डेटाबेस बनेगा हमारा। तो 4 प्रोसेस हैं हमारे पास इस तरीके के। तो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पास, कुछ पहले से बने हुए थे, मैं एक नया बना लेता हूँ। नया बनाने के लिए मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मैं मोंगोडीबी एटलस चूज़ करूँ या क्लाउड मैनेजर यूज़ करूँ। मोंगोडीबी एटलस का जो है आपको सारा बहुत फैसिलिटी दे रहा है, जैसे देख सकते हो आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। क्लाउड मैनेजर जो कि मिनिमल है, आप इसमें चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं एटलस चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे मोर बेनिफिट्स मिले नाम से। अब ये जो सेक्शन है ऐड मेंबर, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स ऐड करना चाहते हो, उनको क्या परमिशन देनी है वो चीज़ है। ये डेटाबेस का नहीं पार्ट है। ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मेरी क्रिएट हो चुकी है, अब जैसा देख सकते हो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी पॉइंटेड हूँ इस पर। अब मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में कितने मेंबर्स ऐड करने हैं ये उसकी चीज़ है, ये डेटाबेस का नहीं है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया, यहाँ से आप प्रोजेक्ट व्यू कर सकते हो आप। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे डिप्लॉयमेंट चूज़ करना पड़ेगा। जो डिप्लॉयमेंट चूज़ करने का मतलब ये है कि मुझे क्लाउड प्रोवाइडर और किस रीजन में मुझे डिफ़ाइन करना है, किस रीजन में मेरा जाके ये डेटाबेस होस्ट होगा। तो मैं आगे समझाता हूँ किस तरह से क्या है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास कुछ फ्री है कि हमारे पास चूज़ कर सकते हैं, जैसे M10 है, सर्वरलेस है, M0 है।
तो मैं ये सारे फीचर हैं। सर्वरलेस फीचर हुआ कि आपको जब देख सकते हो ऑटो स्केल रैम वी CPU अपने आप ही करेंगे ये सर्वरलेस मोड में। चाहो तो आप ये M10 भी चूज़ कर सकते हो। M10 में बस आपको पहले से इसमें डेडिकेटेड मिलेगा, बट आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिंपली स्केल कर सकते हो, तो तुरंत हो जाता है ये। तो सर्वरलेस मोड में है कि आपको जब रिक्वेस्ट ट्रैफिक आएगी तभी आपका ये चलेगा, नहीं तो अदरवाइज सस्पेंड मोड में रहेगा ये। सस्पेंड मतलब कि एज ए आइडल मोड में रहेगा। तो आपके बिलिंग आपके एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग आती है। M0 फ्री है, जो कि आप ट्रायल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, जब टेस्ट करना है MongoDB कैसा है। लर्निंग लिखा भी है, लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग के लिए है। 512 GB इसमें स्टोरेज 512 MB स्टोरेज मिलता है, और रैम शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब ये हुआ कि एक ही आपके CPU चल रही है, उसके ऊपर में मल्टीपल MongoDB सर्वर्स चल रहे हैं, तो आपको CPU शेयर मिलेगा। इसमें परफॉर्मेंस की इशू आती है। आपको डेडिकेट का मतलब ये होता है कि आपको फुल उसी के लिए कॉन्टेक्स्ट VM मिला है, आपको जो उस पर काम करना है वो आपका है पूरा, आपके ऊपर नहीं, दूसरा कोई इसमें ऐप्स नहीं चल रही होगी। तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ M10 की क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं किस तरीके से। तो जैसा कि ये देख सकते हो आपकी मैं प्रोवाइडर चूज़ कर सकता हूँ। AWS है, GCP है, Azure है। जैसा मैंने कहा था मैं AWS चूज़ कर लेता हूँ। और अब रीज़न का मतलब ये हुआ कि जो डेटा सेंटर होते हैं हमारे पास में, वो डेटा सेंटर में ही जाके ये आपका इंस्टॉल होता है। VM क्रिएट होगा, प्रोसेस सारी वही होती है, बस ये प्री मैनेज होता है। तो उस VM के ऊपर में जा कर के ये MongoDB सर्वर इंस्टॉल होगा। वो कहाँ डेटा सेंटर है, हैदराबाद में है, जैसे इंडिया में है, सिडनी में है। तो ये चूज़ तब कर सकते हो आप कि जिस आपको रीज़न के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करनी है। जैसे कि मान लो कि आपको इंडिया में चलाना है आपको, तो आप हैदराबाद जो नियरेस्ट है, चाहे तो मुंबई हो गया रीज़न, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि फास्ट इसमें लेटेंसी बहुत कम रहे और रिट्रीवल फास्ट हो सके डेटा का राइट से। क्योंकि लेटेंसी का मीन्स ये है कि ट्रैवल ना करना पड़े उसे दूसरी जगह पे। अगर आप इसको कर दोगे अमेरिका या किसी ईस्ट ES2 टाइप का, तो आपको पहले इंडिया से फिर दूसरे क्लस्टर पे जाएगा, उससे फिर वहाँ जाएगा, फिर उससे रिटर्न होकर आएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, तो परफॉर्मेंस इशू की बात भी आती है। तो ये होते हैं रीजन्स। तो रीजन्स सेलेक्ट करने के बाद क्लस्टर का नाम आप कुछ भी चेंज डाल सकते हो, आपको जो भी नाम रखना है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये M10 जो है वो किस तरह से आपको मिलता है। तो मैं एडवांस में जाऊँ, अगर मैं चलूँगा फ्री लेकर, क्योंकि इसमें कॉस्ट देनी पड़ेगी, पर प्रोसेस तो सारा सेम ही होता है। आप जैसे देख सकते हो कि ये रहा मेरे पास में क्लाउड प्रोवाइडर से सेलेक्ट कर रखा है मैंने। रीजन्स है हमारे पास में। क्लस्टर टियर है, ये आपको क्या डिफ़ाइन करता है कि आपका रैम, स्टोरेज और CPUs कितने मिलेंगे। इनकी देखिए प्राइसिंग है अकॉर्डिंग टू जितनी भी आपकी GB रैम बढ़ती जा रही है, तो कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है पर आवर के हिसाब से। आपको स्टोरेज बढ़ाना है, स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो कितना आपको चाहिए। आप रैम को भी स्केल कर सकते हो कि ऑटो स्केल मोड अगर करना है ऑन, तो ऑटो स्केल कि आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। अगर मिनिमम M30 है तो आप M60 में 64 GB रैम तक जा सकते हो। मिनिमम आपका 8 GB रैम से। कभी भी वर्कलोड ज़्यादा आया तो अपने आप ही ये स्केल कर लेगा, और ज़रूरत नहीं पड़ी तो डाउन स्केल भी कर लेगा। तो यही फ़ायदा होता है। IO से इनपुट आउटपुट है कि आपको कितना डिस्क के साथ इनपुट आउटपुट चाहिए, कनेक्शंस बनानी है उनके लिए, परफॉर्मेंस के लिए करना है, तो आप बढ़ा सकते हो कि रीड एंड राइट ज़्यादा हो सके। तो ये सब सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। यही चीज़ आपको सेल्फ होस्टेड है, बहुत ज़्यादा खुद ही मैनेज करना पड़ेगा हर चीज़ आपको। तो इस तरह से आप सिलेक्शंस ले सकते हो। तो देखिए जैसे बैकअप का ऑप्शन मुझे मिल गया, मुझे कैसा बैकअप रखना है, किस तरह का करना है मुझे, ये सारा यहीं पे मुझे क्लाउड मैनेज बेटर वे में अच्छे से मिल गया मुझे। अब ये तो मैंने दिखा दिया, इस तरीके से हम ले सकते हैं अपना सर्वर हम पेड में और डेडिकेटेड फॉर्म में। और मैं अब तो मैं फ्री वाला ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पे करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं फ्री क्लस्टर में चला जाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्री वाले में आपको मिनिमल कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी। तो इस तरीके से मुंबई रीजन है, मैं डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड है क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो AWS का ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। क्लस्टर हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलेगा। अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरे पास में मुझे ये पे करने पड़ेंगे मुझे। तो M0 सैंडबॉक्स यूज़ करता हूँ मैं, जो इसका टियर है। एडिशनल मुझे बैकअप के लिए मुझे नहीं चाहिए मुझे। अब मैं इसको क्लस्टर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि क्लस्टर के ऊपर मेरा डेटाबेस होस्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, जैसा हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि कैसे यूज़र नेम बनाते हैं, सेम यहाँ आपको यहाँ प्रोसीजर मिलता है। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये कुछ पासवर्ड्स हैं मुझे मिला है कि मैं अपना क्रिएट कर सकता हूँ यूज़र। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसी से मैं लॉगिन करने में हेल्प हो पाऊँगा। मैं क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र, मेरा यूज़र बन चुका है ये वाला। अब ये है कि आपको किस तरह से कनेक्ट करना है। ये जो नेटवर्क की बात है ये कि आप अपने इस क्लाउड होस्टेड डेटाबेस से कौन सी कनेक्शंस, कौन सा IP को अलाउ करते हो।
अलाउ लिस्ट है ये सारी है। जैसे कि मैं इस आईपी से कर दूं तो बस मैं इसी आईपी से जो करंट मेरे पास में उसी से कनेक्ट हो पाऊंगा, अदर किसी वाइस से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। इसका बेनिफिट तब होता है जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाते हो तो आपका जो सर्वर है, जैसे नोड का सर्वर है, वो आपको डेटाबेस से जो कनेक्ट करेगा उसकी आईपी अगर डिफाइंड है तो मैं उसी को ओपन रखूँगा, अदरवाइज़ कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स मेरा हिट ना कर सके इस आईपी पे। ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा होता है कि आपके बेफालतू के मोंगोडीबी पे एक्सटर्नल हिट्स ना जाए, कोई दूसरा कोई चाहे तो एक्सेस ना कर सके इसे, और नेटवर्क के बेसिस पे। यूजर पासवर्ड तो एक तब है कि जब आपको ऑथेंटिकेट कराने के लिए और ऑथराइज़ कराने के लिए, तो उससे पहले कनेक्शंस के ऊपर में कि पहले ही बैरियर लगा दो कि ये वाले आईपी से अलाउ ना हो, तो डेटाबेस पे एक्स्ट्रा ओवरलोड भी ना जाए कम से कम, तो नहीं तो नेटवर्क ओवरलोड भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न से भी होता है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर आपको सभी को अलाउ करना है तो 0000 मतलब कि एनीवेयर फ्रॉम कर दो आप। इसको जब ऐड एंट्री करोगे आप तो आपको एक मेल भी मिल जाएगी कि आपका एंट्री अलाउड हो गई है। तो इस तरीके से ये एनीवेयर ही कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी आपको करना है तो आप आईपी डिफाइन कर दो वीएम का अपना, इससे ये जैसे 198 पॉइंट कुछ आपका वीएम है तो ये इस आपका वीएम का है, तो इससे जो रिक्वेस्ट जाएगी तभी ये अलाउ हो पाएगा। तभी के लिए मैं ग्लोबल कर लेता हूँ, फिनिश एंड क्लोज करता हूँ इसे। अभी ये बन रहा है, थोड़ा टाइम लेगा इसको होने में, तब तक हम वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये मोंगोडीबी मेरा जो डेटाबेस सर्वर है फुली तरह हॉस्टेड हो चुका है। अब मैं इसे चेक करता हूँ कनेक्ट करके क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल सी आपको यहाँ पे है, कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे जा करके। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि कैसे कनेक्शंस के लिए किस तरह से कनेक्शन का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है यहाँ से। मैं कंपास के थ्रू या स्टूडियो 3D की तरह कनेक्ट करता हूँ मैं इसको, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये मोंगोडीबी का अपना प्रोटोकॉल है, ये फिर यूज़र नेम है, ये पासवर्ड होता है, और ये क्लस्टर का आईपी है। ये आपको जो भी आपको हॉस्टेड वीएम मिला है वहाँ पे उसका आपको ये आईपी मिल चुका है आपको, सॉरी डोमेन नेम मिल चुका है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ कनेक्ट करके हॉस्टिंग मोंगोडीबी 3D में। मैं सर्वर एड्रेस डाल देता हूँ। सर्वर एड्रेस ये था मेरे पास में, रेप्लिका सेट इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर में रेप्लिका सेट्स भी डिफाइन होती हैं जब हम जब क्लाउड में बनाते हैं तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। पर फिर मैं पोर्ट नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट भी चलेगा। यूज़र नेम पासवर्ड मेरा उठा चुका, मैं क्लीन कर देता हूँ। तो देखा आपने कि एडमिन उठा चुका है ये। डेटाबेस किससे ऑथेंटिकेट करो, बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन में बना होगा। तो मैं टेस्ट करता हूँ कनेक्शंस को, देख सकते हो अभी सारी चीज़ वेरीफाई हो गई, कनेक्ट हो गया है मेरा। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हो आपकी ये कनेक्ट हो चुका है। ये एक डेटाबेस क्यों बन के दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर में हमें रेप्लिका सेट्स मिली हैं, जो कि रेप्लिका सेट में आगे जब वीडियोस बनाऊंगा तो अच्छे समझाऊंगा क्या होता है। क्योंकि रेप्लिका सेट्स तब अच्छे होते हैं जब आपको मल्टी रीजन के हिसाब से काम करना हो, तो आपका कंसिस्टेंट डेटा बना रहे और आपका डेटा एबिलिटी भी बना रहे। देख सकते हो एडमिन मिला है आपको और लोकल मिला है, कॉन्फ़िग नहीं मिला क्योंकि मेरे पास अभी एक्सेस नहीं थी उसकी कॉन्फ़िग की, इसीलिए नहीं मिला। जब मैं पूरी तरह से क्योंकि ये फ्री वाला था इसलिए नहीं मिल पाया इसमें, बट मैं अगर डेडिकेटेड लूँगा तो मेरे पास फुल एक्सेस भी मिलेगा उसमें कॉन्फ़िगर। चाहो तो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एक क्लस्टर की आप सेटिंग से करके कर सकते हैं यहाँ पे, पर फ्री वाला है तो मुझे नहीं लगता मुझे इसमें मिलेगा, क्योंकि ये सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में चल रहा है तो बेसिक कंट्रोल है इसका आपके पास में। तो ठीक है, अब मैं कनेक्ट हो गया मेरा मोंगोडीबी। तो जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को होस्ट कर सकते हैं क्लाउड एटलस के ऊपर में। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये ठीक है। मैं डेटाबेस को एज ए मैंने डिप्लॉय कर लिया और आपको कनेक्ट करके भी दिखा दिया। जैसे जैसे फिर और भी हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियोस में, तो जैसे जैसे मुझे सेल्फ होस्टेड मोड में भी कुछ मुझे एडवांस चीज़ें बतानी रही तो मैं उसमें बताऊंगा। और फिर जैसे कुछ सर्विसेज हैं, डेटा एपीआई, डेटा फेडरेशन, डेटा एटलस सर्च, स्ट्रीमिंग, बैकअप्स एंड डेटाबेस एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस और एडवांस जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ता रहूँगा। मुझे लगता है अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है, मैंने क्लाउड होस्टेड फॉर्म में दिखा दिया करके आपको। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।